आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे थे लेंस से प्रतिबिंब बनाना। उसमें दो लेंस पढ़े थे हमने, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंसों से हम प्रतिबिंब का किरण आरेख बना रहे थे, जिसमें कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों के किरण आरेख खींचे थे। उसमें से हमने 3 नियमों का प्रयोग किया था। वो 3 नियम कौन कौन से थे ये आपके सामने देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, कि जो किरण लेंस के समांतर जाती थी वो अपवर्तन जब लेंस से होता था तो द्वितीय फोकस होकर जाती थी या जाती हुई प्रतीत होती थी, और जो प्रकाश किरण इसके प्रथम फोकस से होकर जाती है लेंस के, या फोकस से प्रथम फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, या तो फोकस से जाती है या फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई थी। जब तक ये आपको नियम नहीं पता होंगे तो आप अच्छे से किरण आरेख नहीं बना पाओगे। इसलिए नियमों को बहुत अच्छे समझना है, ध्यान समझना है, बार बार रिपीट कर रहे हैं इसलिए ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। फिर तीसरा ये नियम था कि अगर कोई प्रकाश कण प्रकाशिक केंद्र से निकलती है या प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती है, और इन 3 नियमों का हमने उपयोग किया था। और इसके लिए हमने उत्तल लेंस के 6 प्रतिबिंब बना के देखे थे। पहला प्रतिबिंब बनाया था जब वस्तु को रखा था अनंत पर। इसके बाद अनंत से आगे लाए थे 2f के बीच में रखा था, फिर 2f पर रखा था, फिर 2f के बीच में रखा था, फिर f और लेंस के बीच में, प्रथम फोकस और लेंस के बीच में रखा था। पिछला वीडियो आप देख लेंगे तो सारी चीजें आप उसको मिल जाएंगी। आगे चलते हैं इसी के बाद हम लोग कि अब इसमें जो आखिरी प्रतिबिंब बना था उत्तल लेंस का वो बहुत इंपॉर्टेंट था। कब? जब वस्तु p और f के बीच में रखी हुई थी। जरा उसको एक बार देख लीजिएगा। जब वस्तु F हुआ, लेंस कह सकते हो या प्रकाशिक केंद्र कहते हो, लेंस के बीच स्थित हो, जो आखिरी प्रतिबिंब हमारा था ये था उत्तल लेंस। थोड़ा कम अच्छा बना, दोबारा बना दे रहे हैं। ये उत्तल लेंस था जो किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। ये इसका हो गया मुख्य अक्ष। अब वस्तु को कहाँ रखा था हमने? वस्तु को रखा था F और लेंस के बीच। ये हमारा F था और ये C था, इनके बीच रखा था वस्तु। और हमें पता है प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 किरणें आपतित करते हैं। एक किरण आती समांतर, समांतर वाली किरण कहाँ जाती है? द्वितीय फोकस से होकर जाती है, और एक गई थी प्रकाशीय किरण से निकल गई थी। ये दोनों किरणें कहीं पर नहीं मिल रही थी, तो क्या करते हैं, ये कहीं इस बिंदु से आती हुई आभास होती है। ऐसे कहीं यहां से आती हुई प्रतीत होती हैं, और इस पॉइंट पर प्रतिबिंब बनता हुआ हमें आभास होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि उत्तल लेंस जो वस्तु का सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु बड़ा बनाता है जब वस्तु बहुत पास में हो लेंस के। ये उत्तल लेंस का आखिरी प्रतिबिंब था। इसी में केवल आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था, अन्यथा बाकी जिन्हें आपने प्रतिबिंब देखे होंगे सब में वास्तविक और उल्टा ही बना था। केवल ये कंडीशन थी जिसमें प्रतिबिंब कैसा बना था, आभासी और सीधा, और वस्तु बड़ा और वस्तु की ओर बनता है। ये हम जब आप दूरदर्शी दोष वगैरह पढ़ेंगे आंख में तो वहां भी इसका यूज करेंगे, तो इसे ध्यान रखना होगा। उत्तल लेंस के द्वारा अगर हमें सीधा प्रतिबिंब देखना है, वस्तु को बड़ा देखना है, तो हम ऐसी कंडीशन का यूज करते हैं, यानी वस्तु को पास रखते हैं। इसका यूज सरल सूक्ष्मदर्शी में, माइक्रोस्कोप में भी होता है। इसी प्रकार से वो छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है, इसी कारण से। तो ये काफी यूजफुल पॉइंट है, ये ध्यान रखना होगा आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किस द्वारा? अवतल लेंस द्वारा। तो अगली हेडिंग हमारी होगी अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें क्या होता है, जिस प्रकार से उत्तल लेंस में 6 प्रतिबिंब बनेंगे, यहाँ 6 प्रतिबिंब नहीं बनते हैं, यहाँ केवल 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं।
एक तब बनता है जब वस्तु को अनंत पर रख दिया जाए, बहुत दूर वाली वस्तु को देखा जाए, और एक तब बनता है जब वस्तु अनंत और लेंस के बीच में कहीं भी रखी हो। तो दो प्रतिबिंब इसके बनते हैं, दोनों प्रतिबिंब जरा समझेंगे। पहला नंबर, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो वस्तु? अनंत पर स्थित। और आपको पता है अनंत पर जब कोई वस्तु होती है तो अनंत से आने वाली किरणें हमेशा समांतर होती हैं। आइए देखिए, हमने ले लिया अवतल लेंस। अवतल लेंस की कंडीशन होती है किनारों पर तो ये मोटा होता है और बीच में होता है पतला। ये हमारा हो गया अवतल लेंस। इसका लेंगे मुख्य अक्ष। देखिए ये हो गया मुख्य अक्ष। अब वस्तु को रखना है कहां पर? हमें अनंत पर रखना है। तो अनंत पर रखने के लिए हम मान लेते हैं कि यहां कहीं रखी है वस्तु, बहुत दूर अनंत पर रखी गई ये वस्तु है। अब इस वस्तु से किरणें आएंगी। अनंत से किरणें मालूम है समांतर किरणें आती हैं, और हमें प्रतिबिंब बनाने की दो किरणें आती करनी है। तो कोई सी भी हम दो समांतर डालते हैं, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि यहां से किरण जाएंगी, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं कि समांतर किरणें ऐसे भी जा सकती हैं, इस प्रकार से। ये इस वस्तु से किरणें आ रही हैं। कलर थोड़ा व्हाइट कर दें, अच्छा लगेगा। ये वस्तु समांतर किरणें आ रही हैं। अब ये समांतर किरणें जाएंगी तो यहां अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद देख चुके हो इनका नियम, जो समांतर जाती है फोकस से जाती हुई आभास होती है। तो ये किरणों को फैलाएगा ऐसे ऐसे, इस प्रकार से, क्योंकि अप साइलेंस है। ये किरणें इस प्रकार से इस से आती हुई आभास होंगी। ये फोकस होता है आपका। इसी फोकस बिंदु पर बन जाएगा प्रतिबिंब आपका। यानी अगर वस्तु अनंत पर रखोगे तो उससे समांतर किरणें आएंगी, और समांतर किरणें आएंगी तो प्रतिबिंब कहां बनाएंगी? मुख्य फोकस पर। और ये प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के समान। कहां बनेगा? फोकस पर। वैसे भी आपने चाहे अवतल दर्पण पढ़ा हो, चाहे उत्तल दर्पण में पढ़ा हो, चाहे उत्तल लेंस पढ़ा हो, चाहे अवतल लेंस पढ़ो, जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है, बहुत छोटा बनता है। यहाँ भी वही कंडीशन है, वस्तु कहाँ है? अनंत पर है, तो उससे समांतर किरणें आ रही हैं, वो अपवर्तन के पश्चात फोकस प्रतिबिंब बनाती हैं और बहुत छोटा बनाती हैं, बिल्कुल बिंदु के समान आती हैं। तो आप कह सकते हो अवतल लेंस द्वारा अगर अनंत पर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा, वस्तु से बहुत छोटा, लगभग बिंदु के समान फोकस पर बनता है। इसको आप और तरीके से बता सकते हो। देखो कैसे, इस प्रकार से भी आप इसको ऐसे दिखा सकते हो बना करके। ये हो गया अवतल लेंस और ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, और यहां कहीं रख दी हमने वस्तु इस प्रकार से। ये रखिए वस्तु, ऐसे समांतर किरण डालें यहां से हम ऐसे। तो ये क्या है? ये किरणों को ऐसे फैलाएगा ऐसा, क्योंकि अब सारी लेंस है, ऐसे फैलाएगा। ये किरणें कहीं ऐसे आएंगी और ऐसे फोकस पर मिलेंगे। ऐसे बना दिखा सकते हो आप, या ये बेस्ट तरीका है। कुल मिलाकर के प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, क्योंकि वस्तु कहाँ है? अनंत पर। जब भी वस्तु अनंत पे होगी प्रतिबिंब फोकस बनेगा, चाहे वो अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। आभासी रहेगा, बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के समान बनेगा। अब दूसरा पॉइंट आता है कि वस्तु को आप इस इन्फिनाइट और इस लेंस के बीच कहीं भी रख दीजिएगा, कहीं भी रख देते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये देखिए प्रश्न, इसका पॉइंट नंबर दूसरा। सेकेंड नंबर पॉइंट ये है
कि जब वस्तु अनंत व लेंस के बीच कह सकते हो, या यहां प्रकाशीय किरण होता है उसके बीच कह सकते हो, अनंत व लेंस के बीच स्थित हो। और कहीं भी रख दीजिए आप, चाहे यहां रखो चाहे रखो, कहीं भी रख दीजिए, चाहे फोकस के आगे हो चाहे फोकस के पीछे हो, कहीं भी बस रखी गई होगी, प्रतिबिंब सेम बनने वाला है। ये हो गया आपका अवतल लेंस जो किनारों पर है पतला और बीच में है मोटा। और इसका हम ले लेते हैं मुख्य अक्षेक। ये इसका हो गया मुख्य अक्ष। अब वस्तु को हम कहीं भी रख दें, मान लीजिए हमने वस्तु को रख दिया यहां पर, ये रख दी वस्तु हमने। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है तो इसे किरण डालेंगे। एक किरण डाल देते हैं समांतर और दूसरी डाल देते हैं इसके वक्रता केंद्र से। अब आपको पता है नियम के अनुसार कि अवतल लेंस में जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, आप देख लीजिएगा ये नियम, जो समांतर जाती है फोकस से जाती हुई, पर अपवर्तन जब इसका हो जाता है तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, और जो प्रकाशीय किरण जाती है उससे निकल जाती है। तो यहां भी वही कहानी रहेगी कि जो किरण समांतर गई है फोकस से जाती है तो ऐसे निकल जाएगी इस प्रकार से, और जो वक्रता केंद्र से गई है वो सीधे निकल जाएगी सर। अब नियम क्या कहता है, ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, तो इसके लिए आप इसको दिखा देंगे कि ये फोकस से जाती हुई ऐसे आभास होगी। ये इसका फोकस पॉइंट है, और यहां जहां ये किरणें मिलती आभास हो रही हैं यहीं पर बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब बनेगा। ये जो प्रतिबिंब आपका बना है ये आप देख सकते हैं, किरणें मिलती आभास हुई हैं तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। ये प्रतिबिंब आपका हो गया आभासी, और सीधा है कामा सीधा, और वस्तु की अपेक्षा छोटा भी है, वस्तु नहीं बड़ी प्रतिबिंब छोटा है, सीधा कामा वस्तु से छोटा। कहां बन रहा है तो आप देख सकते हैं F और C, या कहते हो फोकस और लेंस के बीच में, F व C के बीच में बनता है। कहां बनता है, F व C के बीच में बनता है। यानी अवतल लेंस में यही केस सबसे ज्यादा यूज होगा, लगभग 95% कंडीशन ऐसे मिलेंगे आपको यही, बल्कि 10th लेवल में 100% मान लीजिएगा आप। तो यहां पर जब भी वस्तु अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनाना होगा आपको, तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु छोटा बनेगा, और कहां बनेगा, या और सी के बीच बनता रहेगा, हमेशा ऐसी कंडीशन रहेगी। तो ये हो गए अवतल लेंस के दोनों प्रतिबिंब, एक ये प्रतिबिंब एक ये प्रतिबिंब। अब अगर हम आपसे ये पूछ दें कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के सबसे जो यूजफुल प्रतिबिंब हैं वो ये दोनों हैं, एक ये और ये उत्तल लेंस का, ये अवतल लेंस का। तो इन दोनों प्रतिबिंब आप देख रहे हैं, इसमें भी आभासी सीधा है, इसमें प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी है और सीधा है। आभासी के साथ सीधा बनता ही हमेशा, यहां भी आप देखते हैं आभासी सीधा है। फिर भी दोनों प्रतिबिंबों में अंतर है। क्या अंतर है आप बता सकते हैं, बताओ फटाफट क्या अंतर है, सोचो और बताओ क्या अंतर है। इसमें अंतर दिख रहा होगा कि ये वस्तु से बड़ा बन रहा है, इसका साइज जो है वो वस्तु से बड़ा है, यानी उत्तल लेंस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, जबकि अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, इसका साइज छोटा है और इसका साइज वस्तु से है वो बड़ा है। यानी उत्तल लेंस हमेशा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा इस कंडीशन पे, और अवतल लेंस हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कहीं भी अगर वस्तु को हमें बड़ा करके देखना है तो हम किसका यूज करेंगे, उत्तल लेंस का, और वस्तु छोटा करके देखना है तो किसका यूज करेंगे, अवतल लेंस का। अब इन लेंसों के उपयोग इसलिए किए जाते हैं, उपयोग कहाँ होते हैं,
जो उत्तल लेंस हमारा होता है इसका यूज हम करते हैं जो घड़ी साज हमारा होता है उस घड़ी के जो पुर्जे वगैरह होते हैं उनको देखने के लिए, क्योंकि वो पुर्जे बहुत छोटे होते हैं और हमें सही नहीं दिख पा रहा होता है, तो हम इस लेंस को आंख में लगा देते हैं। तो ये क्या करता है, छोटी वस्तु का बड़ा बना देता है, इससे हम इसको आसानी से छोटी छोटी चीज़ों को देख सकते हैं। डॉक्टर लोग भी जब जांच वगैरह करते हैं तो उत्तल लेंस का यूज कर लेते हैं ताकि छोटी छोटी चीज़ें जो अंदर नाक कान आदि की हैं वो सब बड़ी बड़ी दिख जाएं, तो वहाँ भी इसका यूज कर लिया जाता है। और इसका यूज होता है दूरदर्शी वगैरह में, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, सूक्ष्मदर्शी में छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, तो कई जगह उत्तल लेंस का हम लोग यूज करते हैं। अवतल लेंस का भी यूज होता है चश्मा वगैरह में, जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो वहाँ उत्तल लेंस अवतल लेंस यूज कर लेते हैं हम लोग। जब दूर दृष्टि दोष हो जाता है आंख में, दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है पास नहीं दिखाई पड़ती है, तो उत्तल लेंस यूज कर लेते हैं। तो इनके आंख के दोषों में भी इन लेंसों का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस का। तो ये लेंस के आपके उपयोग हैं जो आप कॉपी पर लिख सकते हो। वीडियो को रोक करके आराम से सुन करके इन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। इस लेंस के लिए जो इसकी फोकस दूरी होती है लेंस की, उस फोकस दूरी से ज़्यादा सिंपल होता निकालना में क्षमता। तो इसकी क्षमता पर जरा, क्षमता क्या होती है लेंस की, तो अगली हेडिंग आपकी है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो हम इसको पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर अक्सर यूज भी करते हैं लोग भाषा में कि कितनी पावर का आपका लेंस है, हम चश्मा लगाएं कितनी पावर का है। कोई कहता है हमारा माइनस पावर का है, -2.5 है, कोई कहता +2 है ना, 0 पावर है। तो कहने मतलब क्या होती है पावर? पावर हमें फोकस दूरी की अपेक्षा बड़ा आसान होता है। किसी लेंस द्वारा हम प्रतिबिंब जो देख पा रहे हैं उसको, प्रतिबिंब को कितना बड़ा या छोटा या दूर और पास देख पा रहे हैं, ये जो उसकी क्षमता है, यही क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता। इसको हम परिभाषित कैसे करते हैं कि अगर हमारी जो फोकस दूरी है और वो फोकस दूरी मीटर में हो जाए, किसमें हो जाए, मीटर में। अगर हमारी फोकस दूरी मीटर में है तो इसका जो व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रम मतलब 1/f, वो 1/f की वैल्यू क्या बन जाएगी, P बन जाएगी। P मतलब क्या है, पावर है, लेंस की क्षमता। परिभाषा बन गई कि यदि फोकस, शर्त पहले है कि फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। यदि फोकस दूरी मीटर में व्यक्त की जाए तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसका जो मात्रक बनेगा यूनिट, वो मात्रक बनता है इसका डायोप्टर, और इसको शॉर्ट में लोग डी लिख देते हैं, डी। क्षमता हमेशा डायोप्टर नापेंगे, डी लगा देंगे। अगर मान लो फोकस मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा P बराबर 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो यह बटे 100। अब आप ले सकते हो सेंटीमीटर में, P 100 बटे हो जाएगा। तो फोकस दूरी अगर मीटर में व्यक्त की गई है तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, फार्मूला है P 1/f मीटर में। अगर सेंटीमीटर में फोकस दूरी है तो फार्मूला है P 100/f सेंटीमीटर में। मात्रक क्या रहेगा, डायोप्टर रहेगा। उत्तल लेंस है तो उसकी क्षमता पॉजिटिव ली जाएगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उसकी क्षमता भी P का मान पॉजिटिव लिया जाएगा, धनात्मक। और अगर आपका अवतल लेंस है तो उसकी क्षमता होगी वो निगेटिव ली जाएगी, ऋणात्मक ली जाएगी। तो ये हो गई लेंस की क्षमता। आगे प्रश्नों में यूज करेंगे इसको हम। अब आगे चलते हैं लेंस के लिए यूवी अपने संबंध। जैसे आपने दर्पण पढ़ा था, दर्पण में वहां हमने प्रूफ भी करवाया था लेंस की जो दर्पण था वो दर्पण के लिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस संबंध, यूवी अपने संबंध। तो दर्पण के जो फार्मूला आया था, अगर आपको याद हो तो UVF में जो रिलेशन आया था वो आया था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये फार्मूला आया था, चाहे वो उत्तल दर्पण था या अवतल दर्पण, दोनों के लिए। ऐसे लेंस के लिए भी यहाँ पे आता है। लेंस की जब बात आप करेंगे तो ये फार्मूला
लेंस के लिए हो जाएगा 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इतना फर्क हो जाएगा। कुछ चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, आइए देखिए। ये उत्तल लेंस है, इसमें आप कहीं वस्तु रख दीजिएगा। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। मान लीजिए आपने ये वस्तु रख दी यहाँ पर, तो एक किरण समांतर जाएगी, फोकस से निकलेगी, एक जाएगी प्रकाशीय किरण से, यहाँ कहीं काटी, ये प्रतिबिंब बना। तो जब ये प्रतिबिंब बनेगा तो जो दूरी हम लेंगे वो दूरी यहाँ से यहाँ तक की वस्तु की दूरी u होगी, और ये प्रतिबिंब दूरी हो जाएगी v, और ये फोकस दूरी हो जाएगी f। इन तीनों में जब रिलेशन निकालते हैं तो रिलेशन निकल के आता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ये है उत्तल लेंस के लिए UVF में संबंध 1/f बराबर 1/v 1/u। इससे आप सवाल लगाएंगे, इसे आपको अच्छे समझना होगा। f क्या है इस लेंस की फोकस दूरी, v क्या है लेंस से जहाँ प्रतिबिंब बना है प्रतिबिंब तक की दूरी, और u क्या है वस्तु दूरी। और यही सेम फार्मूला होता है अवतल लेंस के लिए। अगर आप अवतल लेंस निकालते हैं अवतल लेंस के लिए, तो जो उसका ये फार्मूला आता है वो फार्मूला आता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यानी दोनों के लिए फार्मूला सेम है, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। अब इसमें चिन्ह परिपाटी नियम लागू होते हैं जैसे दर्पण में थे। तो चिन्ह परिपाटी ये होता है कि आप जानते हो इधर x अक्ष धनात्मक होता है, इधर x अक्ष ऋणात्मक होता है, ये y अक्ष धनात्मक होता है, ये y अक्ष ऋणात्मक होता है। अगर हमारा उत्तल लेंस है और यहाँ पे ये लेंस बना दिया हमने इस टाइप से, तो इधर वाली जो भी दूरियां होंगी ऋणात्मक ली जाएंगी, जो एक धन दिशा दूरियां होंगी धनात्मक ली जाएंगी। अगर वस्तु को ऊपर की ओर रखा गया है y की धन दिशा में तो ऋणात्मक लिया जाएगा। अगर इसका प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है y की दिशा बन रहा है तो उसको ऋणात्मक लिया जाएगा। यानी जो भी दूरी x अक्ष या y धन दिशा में होगी वो धनात्मक ली जाएगी, और जो x अक्ष या y ऋण दिशा में होगी उसको ऋणात्मक लिया जाएगा। ये चिन्ह परिपाटी के नियम से आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें एक अवस्थी आपकी है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है उसको देख लेते हैं। चिन्ह परिपाटी नियम वही सेम कहानी है जो दर्पण में आपकी थी। जो दूरी धन दिशा में होगी धनात्मक ले लेंगे, और जो दूरी ऋण दिशा में होगी ऋणात्मक ले लेंगे। मुख्य अक्ष के लंबवत दूरियां नापेंगे और मुख्य अक्ष के समांतर दूरियां नापेंगे। चलते हैं जरा रेखीय आवर्धन की ओर। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी रेखीय आवर्धन। ये हमने दर्पण में पढ़ा था रेखीय आवर्धन को, ठीक उसी प्रकार से यहां से भी है। इसको इंग्लिश में आप कह सकते हो लाइनियर मैग्निफिकेशन। ये मैग्नीफाई करता है प्रतिबिंब को। मैग्नीफाई में साइज को चेंज करना, किसी वस्तु के प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का उसका साइज बताना, कितना बड़ा बना है कितना छोटा बना है, वही आपका आवर्धन होता है। जैसे m की वैल्यू, इसको m संकेत करते हैं क्योंकि आवर्धन को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। अगर m की वैल्यू 2 आ गई तो इसका मतलब है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो दुगना बन गया। पहले m समझते हैं m क्या है। तो अगर हम मुख्य अक्ष के लेंस के लिए मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई लें, जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, जैसे मान लो हम बना दिखा दें किसी प्रतिबिंब, ये हमारा लेंस है,
ये रेखा मुख अक्ष हो गई और इस पर दिया हमने एक वस्तु को, तो ये वस्तु की साइज है बिंब की साइज। इसको बिंब भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हो या वस्तु कह सकते हो, इसको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसलिए इसके साइज को आप ओ मान सकते हो। ओ, इसके जो साइज को क्या बोलते हैं, ओ ऑब्जेक्ट की वजह से। अब इसका हम प्रतिबिंब बनाएंगे, तो प्रतिबिंब में क्या करते हैं, एक किरण समांतर डालेंगे, ये किरण फोकस जाएगी, दूसरी डालने प्रकाशिक किरण से, यहां मान लीजिएगा ये प्रतिबिंब बन गया। तो ये जो साइज है ये इमेज का, प्रतिबिंब का, इसको हम आई कह सकते हैं, या कहीं इसको एच और एच डैश भी मान लेते हैं। इसी को आप चाहो तो एच भी मान सकते हो और इसको आप चाहो तो एच डैश। ये है बिंब की लंबाई और ये है प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब। बिंब की लंबाई ओ ऑब्जेक्ट हो गई और प्रतिबिंब लंबाई आई हो गई। इन दोनों का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वही आपका आवर्धन होता है। यानी आवर्धन का जो फार्मूला है वो है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, इन दोनों का अनुपात। प्रतिबिंब लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग, जिसको एम से संकेत कर देते हैं, इसलिए इसका संकेत हो जाता है एम बराबर प्रतिबिंब लंबाई आई बटे वस्तु लंबाई ओ, या आपने एच एच डैश माना है तो दे सकते हो। उसी प्रकार से यहाँ ये दूरी होती है u और ये दूरी होती है v, इसके पदों में निकालते हैं तो इसका फार्मूला आता है m बराबर v अपान u। दर्पण में इसमें फार्मूला है तो माइनस v अपान u। अगर दोनों देखें बाएं पक्ष बराबर हैं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब ये बराबर तो i बटे o बराबर v बटे u, i बराबर v बटे u, ये एक फार्मूला बन जाता है। परिभाषा क्या बन गई रेखीय आवर्धन की, कि मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई यानी i तथा वस्तु की लंबाई o के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब प्रतिबिंब जो हमारे बनते हैं वो दो प्रकार के बनते हैं, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब आपने पढ़ा, एक आभासी प्रतिबिंब। शुरुआत में ही पढ़ा था दर्पण में ही कि दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक या आभासी। अगर प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है, अगर हमारा प्रतिबिंब वास्तविक है, यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो, ये बात हमने दर्पण में भी आपको बताई थी कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो जो हमारा आवर्धन है रेखीय आवर्धन m, इसका मान ऋणात्मक आएगा, निगेटिव होगा। और जो प्रतिबिंब अगर आभासी बन गया आपका, अगर प्रतिबिंब बन गया आभासी, यदि प्रतिबिंब आभासी है तो आवर्धन की जो वैल्यू होगी m, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यानी अगर प्रतिबिंब वास्तविक बना तो m का मान निगेटिव लिया जाएगा, और अगर प्रतिबिंब आभासी बन गया तो m का मान पॉजिटिव लिया जाएगा। अब हम जो बात बता रहे थे कि m का मान अगर 2 आ गया, +2 है तो मतलब प्रतिबिंब आभासी है, दुगना बनेगा बस से। और अगर यही m का मान 1/2 आ जाए तो 1/2 मतलब आधा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से आधा बनेगा। इसका मान अगर उत्तल लेंस में आप देखेंगे तो उत्तल लेंस में क्या होता है, 1 भी हो सकता है, यानी बराबर वस्तु के बनता है, क्योंकि जब वस्तु ये पर रखी होती है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, या 1 से ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा कब होगा, जैसे वस्तु पीछे है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, या आभासी वाली कंडीशन तब भी 1 से ज़्यादा आ जाएगा बस। यानी उत्तल लेंस के लिए इसका m का मान निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, अगर प्रतिबिंब आभासी बनता जो किसमें और वास्तविक बनता। लेकिन जब अवतल लेंस की बात होगी तो अवतल लेंस सिर्फ m का मान पॉजिटिव ही बनेगा अवतल के लिए, उत्तल के लिए दोनों हो सकता है।
पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि उत्तल लेंस दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी और वास्तविक। इसमें सिर्फ और सिर्फ आभासी ही बनता है, अभी आप देख चुके हैं। और आभासी बनने के बाद हमेशा छोटा बनता है, तो m की जो वैल्यू अवतल लेंस में होगी वो हमेशा m इज लेस देन 1। m की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी, से आधा आ जाए, 1 तिहाई आ जाए, 1/4 आ जाए। और उत्तल लेंस जो m की वैल्यू होगी, जो उत्तल लेंस ले m की वैल्यू आएगी वो हमेशा इज ग्रेटर देन 1 होगी या 1 से अधिक होगी, लेकिन अवतल लेंस में हमेशा 1 से कम होगी। ये बातें अगर आप समझ जाते हैं तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। इसके न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएंगे। तो ये थे उत्तल लेंस के प्रतिबिंब के किरण आरेख और अवतल लेंस के प्रतिबिंब के किरण आरेख, रेखीय आवर्धन और लेंस की क्षमता। ये लेंस का टॉपिक खत्म होता है, यहाँ से है। अब हमें पढ़ाने हैं इसके न्यूमेरिकल। तो अगर आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है तो लेंस के जितने बेसिक फार्मूले वगैरह हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो इसकी कंडीशनें हैं, जो किरण आरेख खींचने के नियम हैं, वो सारे अगर आप अच्छे से पढ़ के आते हो तो आपको न्यूमेरिकल इसके 100% एकदम से अच्छे समझ में आएंगे। तो तब तक के लिए आप इनको तैयार कीजिए, इसके बाद हम आपको इसके न्यूमेरिकल कराते हैं और अच्छे एग्जाम की तैयारी के लिए आप न्यूमेरिकल तैयार कर सकते हैं।